नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कलिंग के जो चेदी वंश था उसके बारे में आज हम सीखेंगे। जो कलिंग का चेदी वंश था उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखो, मौर्य साम्राज्य में जो अवशेष बचे हुए थे, अवशेषों पर जिन राज्यों का उदय हुआ था, जो मौर्य साम्राज्य था, तो जो मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर क्या हुआ था, जिन राज्यों का उदय हुआ था, उनमें से एक कलिंग का चेदी वंश भी था। उनमें से क्या था, जो कलिंग का एक चेदी वंश भी था। जो मौर्य साम्राज्य था तो उसमें जो अवशेष राज्य, जिन जिन राज्यों का उदय हुआ, उनमें से एक हमारा कौन सा है, कलिंग का चेदी वंश। मौर्य काल में ही अशोक के पूर्व कलिंग महाशक्तिशाली राज्य था। मौर्य काल में ही अशोक से पूर्व क्या था, कलिंग क्या था, एक महाशक्तिशाली राज्य था। अतः अशोक ने कलिंग से युद्ध लड़ा। अशोक ने कलिंग से युद्ध लड़ा और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। अशोक ने कलिंग से युद्ध लड़ा और कलिंग से जब युद्ध लड़ा तो उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में जब साम्राज्य पर केंद्र की पकड़ कमजोर होती गई। देखो, अशोक के उत्तराधिकारियों के समय क्या हुआ, जब साम्राज्य पर केंद्र की पकड़ कमजोर होती गई तो अनेक राज्य ने अपने को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और तो अनेक राज्य क्या हुए, अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिए। कलिंग भी उनमें से एक था। अब देखो, कलिंग का राजा कौन था, कलिंग राजा खारवेल, जो चेदी वंश का सबसे महान शासक खारवेल था। यह पड़ता कहाँ है, तो भुवनेश्वर, जो उड़ीसा के पास उदयगिरि पहाड़ियों के बीच में पहाड़ियों की एक गुफा से प्राप्त है। देखो इसकी जानकारी हमको कैसे मिली, तो भुवनेश्वर उड़ीसा के पास उदयगिरि की पहाड़ियाँ थी, तो उनसे एक गुफा में हमको क्या प्राप्त हुआ, एक अभिलेख प्राप्त हुआ। कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ। उसमें कलिंग राज खारवेल के जीवन के बारे में बताया गया और इसी अभिलेख में कलिंग राज खारवेल के जीवन के बारे में बताया गया। इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब इधर देखो, जिस समय दक्कन के सातवाहन का उदय हो रहा था, जिस समय दक्कन में जो सातवाहन वंश चल रहा था उसका उदय हो रहा था, ठीक उसी समय क्या हो गया, जो कलिंग का चेदी वंश था उसका भी उदय हो गया। जब दक्कन में सातवाहन का उदय हो रहा था और ठीक उसी समय क्या हुआ, कलिंग में जो चेदी वंश था उसका भी उदय हो रहा था इसी के टाइम पीरियड में। फिर चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन था। यह 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। यह 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गया था। कौन, महामेघवाहन। और इसका उत्तराधिकारी बना खारवेल राजा का उत्तराधिकारी बना, जो 9 वर्षों तक युवराज रहा। जो कितने वर्षों तक, 9 वर्षों तक युवराज रहा। फिर आगे देखो, खारवेल के
राज्यारोहण की तिथि विवादास्पद है। खारवेल के जो राज्यारोहण हुआ तो उसकी तिथि कोई क्लियर नहीं, विवादास्पद है। परंतु संभवतः कितना माना जाता है, तो संभवतः 28 BC में हुआ था। संभवतः कितना माना जाता है, 28 BC। लेकिन इसका कोई क्लियर नहीं कि यही डाटा है, क्लियर इसका नहीं, इसीलिए विवादास्पद है, कोई क्लियर नहीं है। अब देखो खारवेल की उपाधियां क्या थी, तो उपाधियां थी कलिंगाधिपति, कलिंग चक्रवर्ती, 2 उपाधियां थी खारवेल की। विवाह किससे किया था, तो हत्यक सिंह की पुत्री ललाग थी, उसके साथ खारवेल का विवाह हुआ था। फिर अपने शासन के 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर भी खुदवाई। अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने क्या किया, जो कलिंग नरेश था खारवेल, तो उसने एक नहर खुदवाई और इस नहर का विस्तार तमफूल कलिंग तक करवाया, इस नहर का विस्तार। और नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। और नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसी से प्राप्त हुआ है। और इसने खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर भी बसाया, भुवनेश्वर में एक मंदिर भी बनवाया खारवेल ने। और इसका भी किसने बनवाया, तो खारवेल ने बनवाया। और इसका प्रमाण किसमें मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। फिर अगला देखो, अगला था हमारा वंश वाकाटक वंश। वाकाटक वंश देखो, यह कहाँ, सातवाहनों के पतन और चालुक्यों के उदय के मध्य वाकाटक वंश चला। जो सातवाहन का पतन हो रहा था एक तरफ चालुक्यों का उदय हो रहा था, उन्हीं के मध्य वाकाटक वंश उदित हुआ। दक्कन में इस सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश कौन था, वाकाटकों का वंश था। दक्कन में सबसे शक्तिशाली और प्रमुख राजवंश वाकाटक वंश था। फिर उत्तरी महाराष्ट्र से दक्कन और विदर्भ बरार जो बिहार तक है, यहाँ तक इसका फैला हुआ था। पुराणों के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। जो बिंद शक्ति थी, ये वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। पुराणों के अनुसार हमको क्या मिलता है, जो बिंद शक्ति है शासक, वह वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर राजधानी इसकी क्या थी, तो विदर्भ राजधानी थी, विरार या फिर बरार। इसकी राजधानी क्या थी, विदर्भ या बरार या विरार। अब देखो बिंद शक्ति शासक, इसका टाइम पीरियड रहता है 255 से 275 ईस्वी के बीच में। 255 से 275 ईस्वी के बीच में इसने सबसे पहले पूर्वी मालवा पर अपनी शक्ति स्थापित की। इसने सबसे पहले क्या किया, बिंद शक्ति ने, तो इसने सबसे पहले जो मालवा पर, पूर्वी मालवा था, उस पर आक्रमण करके उस पर शक्ति अपनी स्थापित कर दी। फिर बाद में बिंद के पार जो सातवाहन के प्रदेश थे, प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। और बाद में कुछ समय के बाद उसने जो बिंद के पार सातवाहन वंशों का प्रदेश था, उस पर भी अधिकार कर लिया। वह विष्णु वृद्ध गोत्रीय ब्राह्मण था। वह क्या था, विष्णु वृद्ध गोत्रीय ब्राह्मण था। कौन, बिंद शक्ति। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान किया। वाकाटक ने, जो वाकाटक के राजा हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को क्या किया, अत्यधिक भूमि दान में दे दिया, अनुदान किया। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। और इन अनुदानों के प्रमाण कहाँ से हमको मिलते हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो जारी किए गए थे ताम्रपत्र, उन्हीं से हमको मिलते हैं। ये ब्राह्मण
धर्म के महान पक्षधर थे। ये ब्राह्मण क्या थे? जो धर्म था तो उसके महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए और ये ब्राह्मणों ने क्या किया? अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। फिर देखो अब कुछ शासक हैं, इनके शासक देख लो पहले। तो बिंद शक्ति आता है पहला, फिर दूसरा हमारा आता प्रवोरसेन प्रथम, फिर तीसरा रुद्रसेन प्रथम, चौथा पृथ्वीसेन प्रथम, पांचवा रुद्रसेन द्वितीय, छठा प्रवरसेन द्वितीय, सातवां नरेंद्र सेन, फिर आठवां पृथ्वीसेन द्वितीय। इतने शासक ये इसमें हुए हैं वाकाटक वंश में। अब इनको हम डिटेल से सीखते हैं। देखो बिंद शक्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सीखते हैं प्रवर सेन प्रथम के बारे में। इसका टाइम पीरियड रहता है 275 से 335 ईस्वी के बीच में। प्रवर सेन प्रथम का टाइम पीरियड रहता है 275 से 335 ईस्वी के बीच में। फिर वाकाटकों की शक्ति का विस्तार इसने किया। जो प्रवरसेन था इसने वाकाटकों वंश की शक्ति का विस्तार किया। और देखो इसने महाराजा, सम्राट, वाजपेयी की उपाधियां धारण की और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक व्याज पेय यज्ञ भी करवाया। कौन? प्रवरसेन प्रथम ने। फिर इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ गई। इससे क्या हुआ? उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ गई। वाकाटकों का विस्तार मध्य भारत में बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक था। मध्य भारत में जो बुंदेलखंड था वहां तक और दक्षिण में जो हैदराबाद तक इसका विस्तार था। प्रवरसेन ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया और जो प्रवरसेन था उसने जो शक के कुछ क्षेत्र थे उन पर भी इसने अधिकार कर लिया। फिर रुद्रसेन प्रथम, इसके बाद आता रुद्रसेन प्रथम। इसका टाइम पीरियड 335 से 360 ईस्वी के बीच में रहता है। यह महाभैरव का उपासक था। रुद्रसेन प्रथम किसका उपासक था? तो महाभैरव का उपासक था। इसने गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। रुद्रसेन ने गुप्तों से क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, मित्रतापूर्ण, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया और जिसके कारण समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन के राज्य को छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटक का नाम नहीं है। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तुति स्तंभ था उसमें जो जिन दक्षिण राज्यों का उल्लेख हुआ है तो उस सूची में किसका नाम नहीं? तो वाकाटक वंश का नाम नहीं है। फिर आगे देखो, फिर आता हमारा पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम, इसका टाइम पीरियड 360 से 385 ईस्वी के बीच में रहता है। 360 से 385 ईस्वी के बीच में। इसका जो काल था वो शांति एवं समृद्धि का काल था। इसका जो टाइम चल रहा था तो कौन सा टाइम? शांति और समृद्धि का टाइम चल रहा था। वाकाटक लेखों में उसका आचरण युधिष्ठिर के समान माना जाता है। जो वाकाटक लेखों में इसका आचरण किसके समान माना जाता है? तो जो महाभारत के युधिष्ठिर थे उनके समान इसका आचरण माना जाता है। फिर पृथ्वीसेन का एक पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन का एक पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय। फिर जो गुप्त सम्राट था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो उसकी एक पुत्री थी प्रभावती। गुप्त सम्राट की पुत्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती
और इधर पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय। दोनों के बीच में क्या हुआ, वैवाहिक संबंध हो गया। दोनों ने रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती से दोनों के बीच विवाह हो गया। फिर देखो, फिर आता है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय, इसका टाइम पीरियड 385 से 390 ईस्वी के बीच में रहता है। 385 से 390 ईस्वी के बीच में रहता है। इसकी पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त इसकी पत्नी का नाम था। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। उसने, जो रुद्रसेन द्वितीय थे, उसने क्या किया, तो अपने पत्नी की प्रभाव में आकर क्या किया, उसने बौद्ध धर्म को त्याग दिया और जो वैष्णव धर्म था उसको अपना लिया। फिर दुर्भाग्यवश शासक बनने के कुछ समय बाद रुद्रसेन की अकाल मृत्यु हो गई। रुद्रसेन की अकाल मृत्यु हो गई। तो अब शासक कौन बनेगी, तो प्रभावती गुप्त जो थी, इनका एक पुत्र था, नाबालिग पुत्र। इनका नाबालिग पुत्र था, तो उसका नाम था दिवाकर सेन। तो अब देखो, जब इसकी मृत्यु हो गई, रुद्रसेन की अकाल मृत्यु हो गई, तो अब उसका पुत्र ही राजा बनेगा। तो उसका पुत्र राजा बना, किसकी संरक्षिका में, प्रभावती की संरक्षिका में। 13 वर्ष तक राज्य किया। 13 वर्ष तक इसने राज्य किया संरक्षिका रहकर दिवाकर सेन की, क्योंकि इसका एक नाबालिग पुत्र था दिवाकर सेन। तो दिवाकर सेन राजा बना था, उसकी सुरक्षा कौन करती थी, तो प्रभावती गुप्त करती थी। फिर 403 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। 403 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है दिवाकर सेन की। तो इसका द्वितीय पुत्र था दामोदर सेन, जो उसके संरक्षिका बन गए। फिर आता है प्रवर सेन द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 410 से 440 ईस्वी। प्रवर सेन द्वितीय का टाइम पीरियड 410 से 440 ईस्वी। फिर अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, प्रवर सेन द्वितीय माना जाता। अंतिम शक्तिशाली शासक वाकाटक वंश का। इसका मूल नाम था दामोदर सेन। मूल नाम क्या था, दामोदर सेन। और यही दामोदर सेन है जो प्रभावती का द्वितीय पुत्र था, दामोदर सेन। वह एक कुशल प्रशासक था। उसकी अभिरुचि युद्ध से अधिक शांति कार्यों विशेषता साहित्य और कला के विकास में थी। उसकी अभिरुचि किसमें थी, देखो, क्योंकि यह कुशल प्रशासक था, तो उसकी अभिरुचि अधिक से अधिक शांति कार्यों में, और जो विशेषता साहित्य थे, कला थे, उनके विकास में उसकी अभिरुचि थी। इसने सेतुबंध काव्य की भी रचना की। कौन, दामोदर सेन ने। फिर देखो, उसने नई राजधानी बनाई प्रवर सेन बनाई। उसने नई राजधानी कौन सी बनाई, प्रवर सेन। पहले क्या थी, तो नंदीवर्धन थी। अब उसने क्या बनाई, प्रवर सेन बना दी। अपने पुत्र नारेंद्र सेन का विवाह किसे किया, कुंतल राजकुमारी अजीत भट्टारिका से कर दिया। जो कुंतल राज की राजकुमारी थी अजीत भट्टारिका, उससे नारेंद्र सेन ने विवाह करवा दिया। वो दामोदर सेन ने उसके साथ विवाह करवा दिया। किसके साथ, नारेंद्र सेन के साथ। कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया। जो कालिदास थे, तो उन्होंने भी कुछ समय तक कहाँ पे निवास किया, जो प्रवर सेन का दरबार था
राज्यसभा में भी उसने निवास किया। फिर नारेंद्र सेन, इसका टाइम पीरियड है 440 से 460 ईस्वी के बीच में। प्रवर सेन द्वितीय के पश्चात वाकाटकों की शक्ति का पतन होने लगा। प्रवर सेन द्वितीय के पश्चात जो प्रवर सेन था, जिसका मूल नाम दामोदर सेन था, तो उसके पश्चात क्या हुआ, तो उसके पश्चात वाकाटक वंशों की शक्ति का पतन होने लगा। फिर जो नल राजा थे भवदत्त वर्मन, नल राजा भवदत्त वर्मन ने वाकाटकों पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? वाकाटकों वंश पर। और उस समय वाकाटकों वंश का राजा कौन था? नारेंद्र सेन था। तो उस पर आक्रमण कर दिया। तो आरंभिक चरण में उसने आरंभिक चरण में वो मालूम पड़ता कि हार जाएगा, लेकिन अंत में क्या हुआ, यह भवदत्त वर्मन जीत गया। जो नल राजा था भवदत्त वर्मन, यह जीत गया। फिर पृथ्वी सेन द्वितीय आते हैं। इसका टाइम पीरियड 460 से 480 ईस्वी के बीच में रहता है। इसने नलों और त्रैकुटकों से संघर्ष करता रहा। ये पृथ्वी सेन द्वितीय क्या करता रहा? नलों और त्रैकुटकों के बीच से संघर्ष करता रहा, दोनों से। फिर एक अभिलेख मिलता है, बालाघाट अभिलेख। इसमें परम भागवत भी कहा गया है। इसे क्या उपाधि दी गई है? पृथ्वी सेन को परम भागवत की उपाधि दी गई है बालाघाट अभिलेख में। फिर वाकाटक वंश का योगदान देखो, वाकाटक वंश का योगदान। राजा सर्वसेन हर विजय नामक प्राकृत काव्य लिखा। क्या लिखा राजा सर्वसेन ने? हर विजय नामक एक प्रकृत काव्य की रचना की या लिखा। संस्कृत के विदर्भ शैली का पूर्ण विकास हुआ, और संस्कृत में जो विदर्भ शैली चलती थी उसका पूर्ण विकास हुआ। ब्राह्मण धर्मवल्लभी थे। जो ब्राह्मण थे वो क्या थे? वो धर्मवल्लभी थे। अजंता के 16 और 17 बिहार तथा 19 गुफा को चैत्य का निर्माण करवाया। और वाकाटक वंश के लोगों ने, जो ब्राह्मण के धर्मवल्लभी थे, उन्होंने अजंता में जो 16 नंबर 17 नंबर, बिहार में जो 18 नंबर की गुफा है उसका चैत्य निर्माण भी करवाया। कौन? वाकाटक वंश के लोगों ने। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच जाए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।